तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 30 जून है आज, और 30 जून का लास्ट डे है। कल से नया मंथ शुरू हो जाएगा। ये इंटरव्यू ना कल का है, ये 1-2 दिन पहले का है। मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया था, डेट इन्होंने लिखी नहीं है, बट ये 1-2 दिन पहले का है। तो डिस्कस नहीं किया था तो सोचा आज डिस्कस कर देती हूँ। तो दोस्तों बोर्ड था भूपेंद्र सर का, और मैं ऑलवेज कहती हूँ भूपेंद्र सर का बोर्ड जिसके भी आते हैं ना, वो देख के खुश हो जाना। इनके क्वेश्चन थोड़े से इजी रहते हैं और इंटरव्यू बड़ा ही स्मूथ चलता है। ठीक है, टाइम भी थोड़ा लंबा लेते हैं, 20-21 मिनट इनका इंटरव्यू चलता है। बीएससी करी है उन्होंने, पीसीएम सब्जेक्ट थे। एमए और एमएससी करी है इन्होंने ज्योग्राफी से, और हॉबी है इनकी क्रिकेट। तो सबसे पहले चेयरमैन सर मतलब भूपेंद्र सर ने क्वेश्चन पूछे, सामान्य प्रश्न जैसे कि कहाँ से आए हो, कौन साथ में आया है, कब आए हो। ये जब क्वेश्चन कौन साथ में आया है और कब आए, कहाँ से आए, ये जब प्रश्न आते हैं, इसका मतलब ये है कि ये भूपेंद्र सर के प्रश्न ही होते हैं। कंफर्ट फील करवाने के लिए बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल ही सही लिखा है, वो हमें कंफर्टेबल फील करवाने के लिए ऐसे ही हमारा इंटरव्यू शुरू करते हैं। ठीक है, फिर इनसे पूछा गया एमए और एमएससी ज्योग्राफी क्या है, मतलब कि दोनों में साथ कैसे किया। तो दोस्तों हम ज्योग्राफी से एमए भी कर सकते हैं और ज्योग्राफी से एमएससी भी कर सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने शायद दोनों लिख दिया होगा कि एमए और एमएससी ज्योग्राफी से की, मतलब दोनों डिग्रियां एक तरह से हो जाती है। और क्रिकेट में कौन से ऑर्डर पर खेलते हो, बैटिंग करते हो या बॉलिंग करते हो, कोई टूर्नामेंट खेला है क्या आज तक, ये सब क्वेश्चन इनसे इंट्रोडक्शन के रूप में भूपेंद्र सर ने पूछे। ठीक है, फिर मेंबर फर्स्ट ने पूछा मरुस्थलीय जिलों के नाम बताइए। तो जैसा कि मैं आपसे कहती हूँ, आपके चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन राजस्थान आपको आना चाहिए। तो राजस्थान की ज्योग्राफी की, राजस्थान में कौन कौन कितने ज़िले हैं, बॉर्डर एरिया पे कितने ज़िले हैं, हमारी सीमा कहाँ कहाँ जाती है, किस किस एरिया को टच करती है, ये सारे क्वेश्चन राजस्थान से पूछे जाते हैं ना। तो मरुस्थलीय जिलों के नाम इनसे पूछे हैं। फिर क्योंकि बिकॉज ये खुद मरुस्थल से बिलोंग करते होंगे, इसलिए मरुस्थलीय जिलों के नाम पूछे हैं। बाड़मेर में परंपरागत जल संरक्षण की तकनीकें पूछी है कि बाड़मेर में परंपरागत, क्योंकि आपको पता है दोस्तों हमारे जो मरुस्थलीय ज़िले हैं इनमें परंपरागत जल संरक्षण की कई सारी तकनीकें यूज की जाती हैं। तो वही इनसे भी पूछा गया है। बाड़मेर के विकास के लिए कोई एक आयाम बताइए कि बाड़मेर का विकास कैसे हो, तो कोई एक परिप्रेक्ष्य आप बताइए। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान के, अगर आप मरुस्थलीय जिलों से बिलोंग करते हो, लाइक बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, है ना, इनसे बिलोंग करते हो, तो ये क्वेश्चन आप सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, मैटर नहीं करता आप बाड़मेर से आ रहे हो, जैसलमेर से आ रहे हो, जोधपुर से आ रहे हो, कोई भी मरुस्थलीय जिले से आ रहे हो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए भी है ना। ये आप लोग भी तैयार करके जाना है भविष्य में जिनके इंटरव्यू होने वाले हैं। पश्चिमी राजस्थान के विकास का कोई एक आयाम बताइए कि पहले बाड़मेर के लिए पूछा, फिर पूरा पश्चिमी राजस्थान के लिए पूछा। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान के विकास की राज्य और केंद्र की योजनाएं बताइए। ये भी बिल्कुल पूछा जाता है कि पश्चिमी राजस्थान दोस्तों हमारा सेंसिटिव एरिया हम बोल सकते हैं, तो इसके विकास के लिए कई सारी स्पेशल योजनाएं चलाई जाती है। तो वो योजनाएं राज्य और केंद्र सरकार दोनों की योजनाएं चलाई जाती है, तो दोनों की योजनाएं इनसे पूछी गई है। सोलर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के विकास के लिए भारत और राजस्थान के क्षेत्र में क्यों संभावनाएं, क्या संभावनाएं हैं और क्या समस्याएं हैं। बिकॉज सोलर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दोनों के मरुस्थल में बहुत संभावनाएं हैं। तो ये क्वेश्चन इनसे बनना ही था कि भारत में क्या तो समस्याएं क्या हैं और संभावनाएं क्या है। तो संभावनाएं तो दोस्तों हमारे पास में इतने सारे वो एक डेज होते हैं, 340 डेज लगभग हमें मिलते हैं, सोलर एनर्जी मिलती है। और इसके अलावा दोस्तों हमारे पवन ऊर्जा जहाँ मतलब मरुस्थलों में पवन ऊर्जा के भी अच्छे सोर्स होते हैं थोड़ी सी ऊंचाई पे। तो ये सारी संभावनाएं भी हैं, समस्याएं भी बहुत सारी होती हैं कि एनर्जी थोड़ी महंगी होती है, इसके स्टोरेज की प्रॉपर व्यवस्था हमारे पास नहीं है। फिर एक जगह बना भी ले तो डिस्ट्रीब्यूशन की भी समस्या हमारे सामने आती है, ये थोड़ी बहुत समस्याएं भी हैं। ठीक है, फिर पूछा गया कि वाटर के फॉर वाटर में कौन कौन से वाटर होते हैं, ये इनसे पूछा गया। ठीक है, खड़ीन में जल संरक्षण कैसे होता है और इसका यूज़ कैसे किया जाता है, ये इनसे पूछा गया। और आपके घर में जल संरक्षण आप किस तरह से करते हो, बिकॉज ये मरुस्थलीय क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो खड़ीन वगैरह और परंपरागत संरक्षण की तकनीकें कौन कौन से थी, ये अपने सिलेबस मेंस में भी चलता है। जल संरक्षण की तकनीकें, परंपरागत जल संरक्षण की तकनीकें, ये सब हमारे मेंस में भी चलता है।
फिर टिड्डी दल भी आपको पता है मरुस्थल में ही आया था। जब तक फर्स्ट मेंबर ने मरुस्थल के बारे में इतने सारे क्वेश्चन इनसे पूछ लिए तो सेकंड मेंबर को इतनी देर में टिड्डी दल याद आ गया, है ना। तो उन्होंने टिड्डी दल से पूछ लिया कि टिड्डी दल का क्या प्रभाव रहा, उत्पन्न प्रक्रिया और दशाएं। दोस्तों ये उस जिले से बिलोंग करते हैं तो इनके लिए ये सामान्य प्रश्न ही होंगे, क्योंकि हम हमारा DAF इसीलिए तैयार करते हैं कि हम अपने जिस एरिया से बिलोंग करते हैं उस एरिया को पूरी तरह से कवर कर ले। कलकत्ता से फिलीपींस के बीच समुद्र कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन इनसे पूछा गया। तो इसमें ये पक्का थोड़े बहुत अटके होंगे, बिकॉज एक तो PCM, अच्छा इनके तो ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी वाले तो बहुत अच्छे से बता सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ये हमारा, सॉरी मैं क्या बना रही हूँ, ये जैसे यूरोप है, यूरोप होते हुए इधर इंडिया है, ठीक है, और गलत बना दिया मैंने, ठीक है, और ऐसे ऐसे करके ये जापान मान लो, ये फिलीपींस द्वीप समूह मान लो, और ये नीचे ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पे से है फिलीपींस, है ना। तो ये हमारा कलकत्ता है, ठीक है, सॉरी ये कलकत्ता है इस तट पे, और कलकत्ता से फिलीपींस के बीच में समुद्र पूछे हैं इनसे। तो सबसे पहले तो दोस्तों हिंद महासागर ही आ जाएगा, सबसे बड़ा तो हिंद महासागर आ जाएगा। इसके भी बाद में दोस्तों यहाँ पे मलक्का सागर, मलक्का जो संधि है उसके नाम से एक मलक्का सागर भी एक वो आ जाएगा। इसके बाद में एक शायद तस्मान सागर तो नीचे आएगा, एक दो छोटे छोटे से सागर यहाँ पे और है वो आ जाएंगे इसके बाद में यहाँ पे, या फिर दक्षिणी पूर्वी चीन सागर भी आ जाएगा इसमें, दक्षिणी पूर्वी चीन सागर आ जाएगा और फिर एक फिलीपीन सागर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर देखो इस तरह के क्वेश्चन हम अंदाजा ही लगा सकते हैं, एकदम से इंटरव्यूअर पूछ रहे हैं तो पहले मुझे एकदम से मैप दिमाग में आना चाहिए, फिर मैं उनका आंसर दे पाऊंगी, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, ऐसे क्वेश्चन ना प्री में भी आते हैं, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आते हैं मैप बेस्ड। तो आज ये प्रश्न आया है कलकत्ता से फिलीपींस के बीच में कौन कौन से समुद्र हैं। तो आप लोग जो कि मतलब वैसे तैयारी कर रहे हो RS की, वो लोग एक बार एटलस खोल के चेक कर लेना और अच्छे से देख लेना ना कौन कौन से समुद्र है। हमारा जो एटलस होता है, हमारी जो मैपिंग होती है इसी तरह से तैयार होती है, हम कभी याद करने नहीं बैठते हैं, लेकिन जब भी कोई मैप की बात चले, जब भी कोई स्थान, देश, समुद्र का नाम आए, हम तुरंत एटलस खोल के देख लेते हैं कि हाँ ये कहाँ है। धीरे धीरे हमें वो चीज़ें याद होने लगती हैं। तो ईस्ट चाइना सी में कौन कौन से देशों के बीच में विवाद है, क्योंकि इन्होंने भी चाइना सी का पक्का नाम लिया होगा इसलिए पूछ लिया, ठीक है। तो कौन कौन से विवाद है ये पूछा, और कृत्रिम द्वीप कैसे बनते हैं, और 4 जलधाराओं के नाम बताइए, ये इनसे पूछा गया। तो ये ज्योग्राफी से इनसे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन ज्योग्राफी से और अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। 4 जलधाराओं के नाम इजीली हम बता सकते हैं, ठीक है। वेंगुएला की जलधारा हो गई, गल्फ स्ट्रीम की हो गई, क्यूराइल की हो गई, क्यूरोसियो की हो गई, उत्तरी प्रशांत जलधारा, दक्षिणी प्रशांत जलधारा, उत्तरी हिंद महासागरीय जलधारा, कितनी सारी बोल सकते हैं। बस अच्छा है इनसे ऐसे नहीं पूछा कि 4 ठंडी या 4 गर्म के नाम बताइए, उसमें थोड़ा सा हम क्या होता है 3 याद आ जाते हैं, 1 याद नहीं आता, एक या फिर कभी क्या होता है गर्म वाली में ठंडी मिक्स हो जाती है थोड़ा सा उनके सामने। नहीं तो ज्योग्राफी वाले बच्चों को इतना तो याद रहता है खैर कि कौन सी गर्म है और कौन सी ठंडी है, ठीक है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और किस लिए प्रारंभ किया गया, है ना। तो देखिए इनके सब्जेक्ट से, वैसे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, इनसे सारे क्वेश्चन आर्ट्स रिलेटेड ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब संविधान दिवस याद आ गया, उन्हें एकदम से पूछ लिया। बाड़मेर के विकास के लिए आप क्या करना चाहोगे, ये इनसे पूछा गया। आप RAS क्यों बनना चाहते हो, एक्चुअली उन्होंने परिस्थितियाँ पूछी कि क्यों यह चयन किया जाए, ठीक है। तो उन्होंने परिस्थितियाँ पूछी कि ऐसी कोई सिचुएशन बताइए जिनके आधार पर आपका चयन किया जाए, ठीक है। भूकंप और ज्वालामुखी के कारण बताइए, नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव बताइए, और वर्तमान में कहाँ भूकंप। तो दोस्तों अभी एक जो अमेरिका में एक भूकंप आया था, उसके बाद से शायद आइसलैंड में ही आया था, आइसलैंड में। तो उसके बाद से वो एक टूरिस्ट केंद्र के रूप में विकसित हो गया। इसके बाद में हमने इंडोनेशिया में पढ़ा था, इंडोनेशिया में भी भूकंप आया था अभी कुछ दिन पहले, भूकंप की बात नहीं करें, ज्वालामुखी आया था, है ना। और भूकंप की अगर बात करें तो कल परसों ही मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, कौन से तो देश में आया था एक्चुअली, शायद नेपाल में या भूटान में, इनमें से किसी में अभी भूकंप आया था। तो जिस दिन की ये न्यूज़ है शायद उस दिन के बारे में पूछा होगा कि कहाँ वर्तमान में आया है भूकंप। तो नकारात्मक प्रभाव तो हमें पता ही है दोस्तों, कई बार इमारतें गिर जाती हैं, है ना। ज्वालामुखी से तो कई बार शहर के शहर ध्वस्त हो जाते हैं, है ना। और भूकंप के प्रभाव भी हमें पता ही है, इमारतें गिर जाती हैं, सड़कें टूट जाती हैं, भवन नष्ट हो जाते हैं वगैरह वगैरह। और सकारात्मक प्रभाव भी कई बार इनसे होते हैं, कई बार इनसे ना सोते निकल आते हैं पानी के, है ना। कई बार इनसे टूरिस्ट केंद्र बन जाते हैं, कई बार भूमि में से कोई अच्छे खनिज पदार्थ बाहर आ जाते हैं। तो ऐसे कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हम इनके देख सकते हैं,
फिर चेयरमैन सर ने पूछा कृत्रिम द्वीप भारत का कौन सा है, कोई एक नाम बताइए, है ना। तो पिताजी आपके क्या करते हैं, गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं। तो चेयरमैन साहब तो बड़े ही सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, और हमसे कोई सवाल पूछना है आपको तो पूछ लीजिए। फिर यू कैन गो नाउ। ओवरऑल रिलैक्स फील करवाकर अच्छे से सहज वातावरण में आपसे साक्षात्कार होता है, बस कॉन्फिडेंस रखें और वास्तविक रहें। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स। तो ऑल द वेरी बेस्ट सर आपको भी। आई होप कि आप अच्छे रैंक के साथ में आप अपना सिलेक्शन सिक्योर करो, और आने वाले बच्चों को भी ऑल द बेस्ट जिनका भी इंटरव्यू होने वाले हैं। और इनका इंटरव्यू अच्छा गया दोस्तों, लाइट सा इंटरव्यू था, है ना, ऐसा ही होना चाहिए इंटरव्यू। मुझे बड़ा अच्छा लगा इनका। तो दोस्तों अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसे ही वीडियोस आप और चाहते हैं तो आप लोग कमेंट्स करते रहिएगा। और जिन लोगों के इंटरव्यू अभी होने वाले हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी दी हुई है, आप वहाँ पे मुझे मेल कर सकते हैं, ताकि जिस तरह से आप लोगों को थोड़ा बहुत फ़ायदा मिला है इन वीडियो से, तो और लोगों को भी फ़ायदा मिल पाए जिनके आने वाले समय में इंटरव्यू होने वाले हैं। ठीक है, तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।